अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस दुनिया में शायद ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा कि एक स्वयंसेवक संगठन अपना शताब्दी वर्ष मना रहा होगा। शताब्दी वर्ष से मेरा तात्पर्य है 100 साल से। इस देश का स्वयंसेवक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS। ये 100 साल पूरे करने जा रहा है। क्या है RSS? इसकी खूबियां क्या हैं? इसका पक्ष क्या है? इसका विपक्ष क्या है? इनका तर्क क्या है? इनके कुतर्क क्या हैं? इनकी सफलताएं क्या हैं? इन पर प्रतिबंध क्या हैं? और क्या है RSS? और इन दिनों कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है, तो उसके कारण क्या हैं? आज सभी पहलुओं पर RSS की हम एक गंभीर चिंतन करने वाले हैं। बहनों भाइयों, आप सबको मैं विजयादशमी की बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आज की इस डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। बहनों भाइयों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना 100 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुका है। 1925 में जब डॉक्टर हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी, तो शायद उन्होंने सपना तो जरूर देखा था, लेकिन 100 सालों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रगति के इस सोपान पर यहाँ तक पहुँचेगा, शायद उनको भी इस बात का इल्हाम नहीं रहा होगा। बहुत वक्त लगा, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल, 90 साल, 100 साल। बहनों भाइयों, बहुत से ऐसे स्वयंसेवक हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पीढ़ियां खप गईं, जिनका जीवन खप गया, जिन्होंने इस संगठन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ खत्म कर लिया, एक विचारधारा की खातिर, एक सोच की खातिर। तो क्या है RSS और भारत की मूल संस्कृति में ये इतना रचबस कैसे गया? बहुत से लोग हैं जो RSS से बहुत प्रेम करते हैं और ऐसे लोगों की भी तादाद बहुत ज़्यादा है जो RSS से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं। बहुत से लोग घृणा भी रखते हैं। लेकिन RSS इस देश का एक ऐसा सामाजिक फैक्टर निकल कर सामने आया है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या है किसी संघ में कि लोगों ने अपना पूरा जीवन दे दिया है और दे रहे हैं? नई पीढ़ी भी उतनी तेजी से आकर्षित हो रही। तो कुछ तो बात होगी RSS में। जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से RSS के पक्ष में नहीं है, वो उसमें तमाम आलोचनाएं तलाशते हैं, तमाम गलतियां तलाशते हैं और देश के खिलाफ न किए गए कामों को लेकर आलोचना भी करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो RSS को सर्वोच्च मानते हैं, RSS की उस विचारधारा को सर्वोच्च मानते हैं। तो RSS का जन्म किस लिए हुआ? RSS क्यों बना? बहनों भाइयों, हिंदू संस्कृति की रक्षा करना, हिंदू धर्म की रक्षा करना, हिंदू विचारों की रक्षा करना और एक परम वैभवशाली भारत हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के लिए इन 4 पहलुओं पर RSS का निर्माण हुआ। और ये 4 विचार हैं जिनको RSS ने अपने जन्म काल से लेकर अब तक नहीं छोड़ा है। यानी अपनी मूल विचारधारा से RSS न तो कभी डिगी है, न उसने कोई परिवर्तन किया है। हाँ, वक्त के साथ लचीलापन रखा, सब्र किया, और सब्र 10-20 सालों का नहीं, 100 सालों का, जिसमें हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियां शामिल हैं। और उस सब्र का नतीजा है कि आज वर्तमान परिस्थिति में 100 साल का जब आप आकलन करते हैं तो RSS अपने चरमोत्कर्ष पे है। आज राष्ट्रपति उनके हैं, आज प्रधानमंत्री उनके हैं, 18 से ज्यादा राज्यों में मुख्यमंत्री उनके हैं, सभी राज्यों में गवर्नर उनके हैं, वाइस चांसलर्स उनके हैं, मिनिस्टर्स उनके हैं। महत्वपूर्ण ओहदे पर बैठा हर एक शख्स इस बात को बहुत गर्व के साथ कहता है कि वो RSS का है। और एक दौर था जब RSS में होना अभिशाप माना जाता था। सरकारी नौकरियों में अगर आप RSS का हिस्सा हैं तो आप नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाते थे। आपसे एफिडेविट भराया जाता था कि आप RSS से जुड़े नहीं हैं। इस देश में RSS ने कठोर प्रतिबंध भी झेले हैं, कठोर आलोचनाएं भी जोड़ी हैं। लेकिन RSS की एक संगत है जो ये कहते हैं, और इस लाइन पर गौर करिएगा, RSS कुछ नहीं करता है, लेकिन RSS सब कुछ करता है। यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है।
आप इसको आज समझ लें, 10 साल बाद समझ लें, या आने वाले 100 साल के बाद समझ लें, लेकिन सच यही है, आरएसएस कुछ नहीं करता, लेकिन आरएसएस सब कुछ करता है। तो इन 100 साल के बाद आरएसएस जब अपने चरम पर है तो वो कहां पर खड़ी हुई है? समाज को उसने क्या दिया? देश को उसने क्या दिया? भारत के सामाजिक, आर्थिक, पिछड़े, दलित, गरीब, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आरएसएस ने क्या दिया? आरएसएस से ये पूछा जाना चाहिए। इस देश के निर्माण में आरएसएस का क्या योगदान है? आरएसएस से पूछा जाना चाहिए। और उसके सभी पहलुओं पर चिंतन, मनन और चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग प्रेम करते हैं और जो लोग नफरत करते हैं या जिन्हें नहीं पता है, उन्हें सबका सच पता होना चाहिए। तो आप कुछ बयान सुने, फिर आज तमाम अत्यंत खास मेहमान मेरे साथ हैं जिनसे हम आरएसएस के 100 साल पर चर्चा करेंगे। लाखों स्वयंसेवकों को गढ़ा, जो विभिन्न क्षेत्रों में देश को अपना सर्वोत्तम दे रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। समर्पण से, सेवा से और राष्ट्र के उत्कर्ष की साधना से। साथियों, संघ जब से अस्तित्व में आया, संघ के लिए देश की प्राथमिकता ही उसकी अपनी प्राथमिकता रही है। अंग्रेजों के साथ ये खड़े हो गए थे, सारे के सारे आरएसएस वाले। हम लड़े थे, हमने कहा, देश से हमने कहा था डरो मत, डराओ मत, हमने कहा था। बीजेपी के लोगों ने हाथ जोड़ के कहा था भैया डर गए हम, जो करना है कर लो। संघ की शाखा ये आदत बदलने का तरीका है। 100 वर्षों में इसीलिए सब प्रकार की परिस्थिति आई, संघ को लालच भी दिखा दी, संघ को राजनीति में आने का आमंत्रण भी मिला, लेकिन संघ ने वो सब नहीं किया। संघ केवल एक ही कार्य में लगा रहा। संघ के स्वयंसेवकों ने हर परिस्थिति में शाखा को नित्य चलाया है। इसने आजादी के आंदोलन में देश के साथ गद्दारी करने का काम किया है। यह भी नहीं बताया जाएगा कि 52 साल तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। और ये तो आपको जरूर याद रखना चाहिए कि यह भेदभाव में यकीन रखने वाला संगठन है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी से हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, सुनील शुक्ला जाने माने पत्रकार, और मेरे साथ आज खास मेहमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए अपनी पूरी जिंदगी अब तक की देने वाले सर्वेश चंद्र द्विवेदी जी मौजूद हैं। राष्ट्र धर्म पत्रिका के निदेशक रह चुके हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता और संघ के विचारक भी हैं, उस संघ से जुड़े हुए हैं। और केशव शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने भी पूरा जीवन अपना अब तक का संघ के लिए दिया है, प्रचारक रहे हैं और बड़े बुद्धिजीवी हैं और संघ से जुड़े हुए विचारक भी हैं। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इस गंभीर चिंतन में आप सब सम्मिलित